Hello friends, welcome to my channel Biology Pills. I'm second an MBBS student at Lady Harding Medical College. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको कैंसर के बारे में पढ़ाऊंगी और इस वीडियो को देख के आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता लगाना है. दिस इज योर टास्क फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस क्वेश्चन का आंसर पता लगाएं. और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें विद द नेम ऑफ बायोलॉजी पिल्स. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन्वॉल्विंग यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स. मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स यूज करते हैं विच एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, और ट्यूमर को हेल्प करती है, मतलब ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हमारी हेल्प करती है. तो इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है? ऑप्शन नंबर 1 रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन नंबर बी यूज ऑफ अल्फा इंटरफेरॉन, यूज ऑफ अल्फा इंटरफेरॉन, ऑप्शन नंबर सी सर्जरी, ऑप्शन नंबर डी यूज ऑफ माइटोटिक इनहिबिटर्स. करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. अच्छा, तो कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर इज ऑन्कोलॉजी. स्टडी ऑफ कैंसर इज ऑन्कोलॉजी. देखो, कैंसर से रिलेटेड कोई भी टर्म आएगी ना तो उसके आगे क्या लगा होगा? ऑन्को. क्या लगा होगा? ऑन्को. ठीक है, अगर मैं आगे में बताऊंगी जैसे ऑन्को जीन्स वगैरह, तो कोई भी कैंसर से रिलेटेड चीज होगी तो उसको हम बोलेंगे ऑन्को, मतलब वो सिर्फ ऑन्को से शुरू होगी. ठीक है, अब नॉर्मल सेल कैसा होता है कि ग्रोथ, सेल की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जो है ना वो हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड होता है. देखो, सेल की ग्रोथ मतलब एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल जब ये बनते हैं तो ये हाईली कंट्रोल्ड होता है. हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को पता होता है कि हाँ मुझे 4 बारी डिवाइड करना है या 5 बारी करना है, तो वो उसको पता होता है, वो रेगुलेटेड होता है. ठीक है, और वो कंट्रोल्ड रहता है, मतलब अपने हद में रहता है. ठीक है, और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी शो करता है. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन देखो 2 वर्ड से मिला हुआ है. क्या? कॉन्टैक्ट मतलब कि आपस में जुड़ा होना, तो और इनहिबिशन मतलब जुड़ने की वजह से इनहिबिशन होना, मतलब जो ये सेल्स हैं जो आपस में कांटेक्ट में है ना, तो इनके कांटेक्ट की वजह से ये इनहिबिट हो जाते हैं और ये डिवाइड नहीं कर पाते, मतलब ये रुक जाते हैं और ये डिवाइड नहीं कर पाते. दैट इज कांटेक्ट इनहिबिशन. मतलब सेल्स, नॉर्मल सेल्स जब आपस में कांटेक्ट में होते हैं, मतलब आपस में चिपके हुए होते हैं, तो वो उन्हें रोकता है डिवाइड करने से. ठीक है, अब मान लो एक आप रूम में पैक्ड हो तो उस रूम के अंदर आप हिल नहीं सकते. दैट इज योर कांटेक्ट इनहिबिशन. तो ऐसे ही सेल्स आपस में जब पैक्ड होते हैं तो आपस में ये टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को, मतलब अपने कांटेक्ट में होते हैं और जिसकी वजह से ये डिवाइड नहीं कर सकते. दैट इज योर कांटेक्ट इनहिबिशन. ठीक है, अब कैंसर सेल्स, जो कैंसर के सेल्स होते हैं ना, वो ना तो अपनी सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करते और ना ही उनके अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन होता, और ना ही उनके अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन होता, जिसकी वजह से उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता. ठीक है, इसीलिए वो उनकी क्या होती है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, वो अपनी डिवीजन सेल की करते रहते हैं. उनको आप ऐसे समझ सकते हो, जो नॉर्मल सेल होता है वो सेल का वो हरकत होती है जब वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है. जब आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हो तो आप ज्यादा उछल कूद नहीं करते, लेकिन जब आप अकेले होते हो तब आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, तो आप बहुत ज्यादा कूदते हो, बहुत ज्यादा शरारतें करते हो. तो दैट इज योर कैंसरस सेल्स. तो कैंसरस सेल्स वो होते हैं जिनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता. ठीक है, इसीलिए ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन करते हैं, और जब बहुत सारे सेल्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? मास ऑफ सेल्स. ठीक है, और इस मास ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर. क्या बोलते हैं? ट्यूमर. ठीक है, अब ये 2 तरीके का हो सकता है. एक होता है बेनाइंग, एक होता है मेलिग्नेंट. एक होता है बेनाइंग, एक होता है मेलिग्नेंट. अब जो बेनाइंग होता है ना, समझदार, थोड़े से समझदार बच्चे होते हैं, ज्यादा समझदार नहीं होते, थोड़े से समझदार होते हैं कि चलो पेरेंट्स अगर नहीं है तो हम थोड़ा सा तो अपने आप को कंट्रोल करके रखें. तो बेनाइंग ट्यूमर इस तरीके के होते हैं. वो क्या करते हैं? वहीं पे ही रहेंगे और ज्यादा आसपास की चीजों को नहीं खराब करेंगे, ज्यादा तोड़फोड़ नहीं मचाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए वो लोकल रहते हैं. मतलब उसी लोकल का मतलब क्या होता है कि आप उसी जगह पे हो. ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ही रहते हैं. जैसे अगर ब्रेन में हुआ तो वो ब्रेन में ही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे. अगर लंग्स में हुआ तो वो लंग्स में ही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, किसी और ऑर्गन में नहीं जाएंगे, जैसे लिवर में नहीं जाएंगे और किसी और ऑर्गन में वो नहीं जाएंगे. और कॉजेज लिटिल डैमेज, और जो आसपास जैसे लंग्स के पास है, हार्ट या और भी जो अदर ऑर्गन्स है उसके पास, उसको भी ज्यादा परेशान नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये थोड़े से समझदार बच्चे होते हैं बेनाइन ट्यूमर्स. और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स कैसा होता है? बिल्कुल शरारती बच्चा, उसको बस एक बार ही मौका मिल जाए वो बस सारी चीजें तोड़ फोड़ देगा और इधर उधर
घर भी चला जाए, किसी के घर चला जाएगा, बिना पूछे कहीं पे भी मंडराने लग जाएगा, दैट इज अ मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर ऐसे अगर लंग में हुआ तो वो लंग्स में से लिवर में भी जा सकता है, स्टमक में भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। दैट इज इट स्प्रेड, और इसको ही हम बोलते हैं मेटास्टैसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? मेटास्टैसिस। तो मेटास्टैसिस कौन शो करता है? मेलिग्नेंट ट्यूमर शो करते हैं, ठीक है। मेलिग्नेंट ट्यूमर और भी शरारती होते हैं, आसपास की चीजों को भी डैमेज कर, जैसे कि लंग्स है, लंग्स के पास हार्ट होते हैं, हार्ट को भी डैमेज करेगा, और अगर लिवर में जाएगा तो लिवर के आसपास के ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लग जाएगा। तो ये डैमेज करते हैं सराउंडिंग टिश्यू को, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया, कैंसर सेल्स बहुत शरारती होते हैं, ये ना तो अपनी सेल डिवीजन को रेगुलेट कर पाते हैं और ना ही इसमें कोई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। पर वो ऐसे क्यों होते हैं? क्यों कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स जैसे नहीं होते? क्यों नहीं होते? देखो, हम उसके कॉजेस पढ़ते हैं। तो इसका कॉज ये है, नॉर्मल सेल कैंसर सेल में तब बदलता है जब उसे कार्सिनोजन मिलता है, ठीक है। अब कार्सिनोजन 3 तरीके के हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। अब फिजिकल क्या हो गया? जैसे रेडिएशंस हो गई, रेडिएशंस। अब रेडिएशंस आयनाइजिंग हो सकती हैं, नॉन आयनाइजिंग हो सकती हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्सरे, गामा रेज, और जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है दैट इज योर यूवी रेज। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन थोड़ी कम हार्मफुल होती है और आयनाइजिंग रेडिएशन ज्यादा हार्मफुल होती है। और ये रेडिएशंस क्या करती हैं? हमारे डीएनए को डैमेज कर देती हैं, डीएनए को डैमेज कर देती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है और ये सारे काम करता है, ठीक है। अब दूसरा कार्सिनोजन आता है केमिकल कार्सिनोजन। केमिकल कार्सिनोजन लाइक टोबैको स्मोक। टोबैको स्मोक क्या करता है? लंग कैंसर करता है, ठीक है। फिर आता है बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, अब इसके अंदर ना आपको 2 चीजें याद करनी है। एक होता है ऑन्कोजेनिक वायरस, मतलब कोई ऐसा वायरस घुस गया हमारी बॉडी में जिसके पास ऑन्कोजीन्स है। मैंने आपको बताया था, ऑन्को मतलब कैंसर, मतलब कैंसरस जीन है जो कैंसर कर सकती है। ऐसी जीन वायरस के पास होती है, अगर उसने वो जीन हमारे डीएनए के अंदर डाल दी तो हमारा डीएनए भी कैंसर सेल्स बनाने लग जाएगा, ठीक है। तो ऑन्कोजेनिक वायरस, इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे कि हर्पीज वायरस, ठीक है। ये सारे वायरसेस जो है ये ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं क्योंकि इनके पास ऑन्कोजीन होती है, ठीक है। अब दूसरा होता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होती है ना हमारी बॉडी में होती है, नॉर्मली नॉर्मल सेल्स के पास भी प्रोटो ऑन्कोजीन्स होती है, ठीक है। लेकिन ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स किसी एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब किसी दूसरी चीज की वजह से ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्टिव हो जाती है। इनको याद आ जाता है कि मेरे अंदर तो कैंसर करने की शक्ति है, तो मैं क्यों ना अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूं। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स को याद आ जाता है मेरा काम क्या था, मेरा काम कैंसर करना था। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स बन जाती है और कैंसर करने लग जाती है। तो जिन लोगों में प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट होके ऑन्कोजीन्स बना लेती है वो उनको कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर कार्सिनोजन। अब हम पढ़ते हैं कि हम सेल को, ट्यूमर को या कैंसर को हम कैसे डायग्नोस करते हैं, मतलब बॉडी में हम पहचानते कैसे हैं कि ये कैंसर ही है। तो मतलब कौन कौन से हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। देखो बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी होती है जैसे कि आपको कहीं पे भी कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी को गांठ है, मतलब ट्यूमर सेल्स है, उसको हम गांठ भी बोल देते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे सेल्स जब डिवाइड करके एक मास बना रहे हैं, गुच्छा बना रहे थे ट्यूमर सेल्स, तो वो एक गांठ की तरह अपीयर होती है। तो उस गांठ में से ना हम थोड़ा सा टिश्यू निकाल लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं बायोप्सी। उससे क्या होता है? देखो, जब भी हम अपनी बॉडी का टिश्यू निकालते हैं, लिविंग बॉडी का टिश्यू जब हम थोड़ा सा निकालते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसके सेल्स में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं बायोप्सी। और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सेल्स की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, जो कि आप एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे भी, ठीक है। फिर आता है सेकंड टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट। हमारे पास बोन मैरो होती है ना, हमारी बोन्स के बीच में जो मेडुलरी कैविटी होती है वहां पे हमारी बोन मैरो होती है ना। तो बोन मैरो के अंदर भी अगर कैंसर होता है तो हमें उसे भी बोन मैरो का जो फ्लूइड है ना वो हम निकालते हैं एक निडल से, एक सिरिंज से, ठीक है, बोन मैरो सिरिंज से, और उससे हम बोन मैरो को टेस्ट करते हैं।
फिर थर्ड आता है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी जैसे कि एक्सरे, एक्सरे कर लिया, उससे पता चलेगा कि हड्डी का, अगर कोई बोन का कैंसर होता है तो हमें एक्सरे में दिख जाता है, तो बोन के कैंसर में हम एक्सरे कर सकते हैं। सिटी स्कैन कर सकते हैं। सिटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सिटी स्कैन में भी एक्सरे यूज होती है, लेकिन सिटी स्कैन का ये फायदा होता है कि हमारी बॉडी की एक 3D इमेज बना देता है, 3D इमेज बन जाती है हमारी बॉडी की, तो इससे हमें देखना आसान हो जाता है। ठीक है। फिफ्थ आता है MRI। हम MRI भी करते हैं। MRI की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत कम हार्मफुल होता है। वाई MRI इज लेस हार्मफुल? बिकॉज ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करता है। हमने पढ़ा था ना कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी रेडिएशन ये कम हार्मफुल होती है एज कम्पेयर टू आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे। फिर आता है एंटीबॉडीज भी हम यूज कर सकते हैं, कैंसर सेल्स के अगेंस्ट बनी है। सेवेंथ आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जब भी आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टर्म सुने तो आपके दिमाग में आना चाहिए DNA की स्टडी। DNA में जो जीन्स है उनको हम देखते हैं, उनकी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो हम वो जीन्स डिटेक्ट करते हैं। हमने पढ़ा था ना कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स होती है या फिर कुछ ऑन्कोजेनिक वायरस की जीन्स होती हैं जो कैंसर कर देती हैं, तो उन जीन्स को हम डिटेक्ट करते हैं बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये साथ के साथ डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको पता होने चाहिए। ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, कैंसर की ट्रीटमेंट में ना सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी किसी पेशेंट को कैंसर होता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि कैंसर के अंदर एक गुच्छा बन जाता है सेल्स का, तो पहले हम उस मास ऑफ सेल, उस गुच्छे को निकालते हैं बाय सर्जरी। सर्जरी से हम उसको पहले निकालते हैं। ठीक है। सर्जरी से हमने निकाल दिया, लेकिन कुछ ना कैंसर सेल्स छिपे हुए रह जाते हैं आसपास, आसपास छिपे हुए रह जाते हैं कुछ कैंसर सेल्स, तो उन्हें हमें मारना होता है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, तो वो सर्जरी से तो निकल नहीं पाते क्योंकि वो दिखते ही नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? सर्जरी के बाद हम पेशेंट की रेडियोथेरेपी करते हैं। रेडियोथेरेपी से क्या होगा? हम रेडिएशन उसकी बॉडी में ऐसे डालते हैं जिससे कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो किल हो जाए। ठीक है। और ये रेडियोथेरेपी नॉन स्पेसिफिक होती है। क्यों नॉन स्पेसिफिक होती है? ये किसी भी ऑर्गन पे जाके अटैक कर सकती है। ठीक है। पूरे ऑर्गन पे अटैक करती है। अगर लंग का कैंसर था तो सिर्फ लंग्स पे ही नहीं जाएगी, ये पूरी बॉडी में जाएगी। ठीक है। इसीलिए नॉन स्पेसिफिक होती है रेडियोथेरेपी। वेरएज कीमोथेरेपी क्या करती है? कीमोथेरेपी में हम कुछ केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सेल के पास, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास ही जाएगी जिसका की कैंसर होता है, जिसका कैंसर होता है। जैसे अगर लंग का कैंसर है तो वो लंग्स में ही जाएगी, वो दवाई जो केमिकल है वो लंग्स में ही जाएगा। तो इसीलिए कीमोथेरेपी क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। ठीक है। कीमोथेरेपी कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है। लेकिन कीमोथेरेपी का एक साइड इफेक्ट होता है। देखो, आपने देखा होगा जो कैंसर पेशेंट जब अपना इलाज करके करा के बाहर आते हैं तो उनके बाल नहीं होते, तो हेयर लॉस हो जाता है और उनको अनीमिया भी हो जाता है। तो दीज आर दी साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी। अब आता है अल्फा इंटरफेरॉन्स। अल्फा इंटरफेरॉन्स जो है ये हमारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स अल्फा इंटरफेरॉन ये क्या करते हैं? ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अब देखो, जो कैंसर का सेल होता है ना वो हमारे इम्यून सिस्टम से ना बचा हुआ होता है। हमारा इम्यून सिस्टम सोचता है ये तो हमारा नॉर्मल सेल ही है, वो उसको पहचान नहीं पाता। लेकिन अल्फा इंटरफेरॉन क्या करते हैं? ये हमारे इम्यून सिस्टम को वो बताते हैं कि ये कैंसर सेल एबनॉर्मल है, ये अच्छा नहीं है, इसको जाके किल करो। तब हमारी इम्यून सिस्टम को याद आता है कि ये तो कैंसर सेल है, इसे तो हमें किल करना है जाके, तब वो कैंसर सेल्स को जाके किल करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कैंसर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो।